हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो देखिए 40 डेज लेक्चर सीरीज में हमने कल चर्चा करी थी इनडेफिनिट इंटीग्रल्स की कई सारे क्वेश्चंस के बारे में। हमने कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ था। अब इसी में देखिए अगला इंटीग्रेशन की सीरीज में अगले टाइप के इंटीग्रेशन है हमारे पास, जो कि है डेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को हम जानते थे, उसमें हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट ले रहे थे, क्योंकि हम वहां पर इंटीग्रल को डिफाइन नहीं कर रहे थे कि हम उसे कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं। लेकिन अभी डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल के ऊपर लिमिट्स को सेट कर देंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये इंटीग्रल हम किस रेंज में ले रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ तक अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। क्लियर है। और हम ये भी समझेंगे कि एक्चुअल में इंटीग्रेशन का क्या मीनिंग होता है ना। मतलब कि इंटीग्रेशन का यूज हम किस तरीके से करते हैं अदर देन मैथ्स में। क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स के बारे में कि डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, और वहीं इसी के बाद हम मूव करेंगे इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कि कुछ जिस तरीके से हमने इनडेफिनेट इंटीग्रल में कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपने इंटीग्रल को आसान बनाया था, उसी तरीके से यही प्रोसेस हम डेफिनेट इंटीग्रल के लिए भी करेंगे, है ना। इसमें भी हम अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके अपने इंटीग्रल को आसान बनाएंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स पर, है ना। वहां पर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम मूव करेंगे लेबनिज थ्योरम पर, है ना। हम लेबनिज थ्योरम के स्टेटमेंट को जानेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि इसे हम किस तरीके से किन किन जगहों पर यूज करते हैं। और फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वालिस फॉर्मूला, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। क्योंकि इस ये फॉर्मूला किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है और कैसे किस तरह के फंक्शंस में हमारी कैलकुलेशन को ईजी बनाता है। और फिर हम मूव करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल्स पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट इनइक्वलिटीज पर, है ना। वहां पर हम देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल्स कई कई बार में क्वेश्चंस में भी इनइक्वलिटी फॉर्म में डेफिनेट इंटीग्रल दे दिए जाते हैं, तो हमने किस तरीके से इवेल्युएट करेंगे, किस तरीके से इनकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, ये हम जानेंगे इसमें। उसके बाद हम ये जानेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम लिमिट एज अ सम, है ना, इसे इसमें भी लिख सकते हैं ना। इसमें भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर मतलब कि किसी भी फंक्शन को अगर हम उसी फंक्शन पर आधारित सम की फॉर्म में लिखते हैं, है ना, तो उसका अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जानेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल को हम कैसे एज अ लिमिट ऑफ अ सम दिखाएंगे। क्लियर है। अगला देखिए, और इसके बाद हम इसी पर आधारित कुछ अलग अलग केसेस, है ना, कुछ अलग अलग केसेस लेंगे जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट होंगे, जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस बेस पर। क्लियर है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली है क्या। आपने जब जब हम इंटीग्रल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वहां पर हमने बात करी थी कि मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स, है ना, फाई ऑफ एक्स इसी फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव है। फंक्शन कौन सा था हमारे पास, फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स, और फाई ऑफ एक्स बोला जा रहा था कि इस फंक्शन का एक एंटी डेरिवेटिव है। अब देखिए हमने क्या किया कि यहां पर हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक इंटरवल पर, एक क्लोज इंटरवल ए पर डिफाइन कर लिया। हमने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को एक क्लोज इंटरवल ए बी पर इस तरीके से डिफाइन किया कि अगर अगर हम इस एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर हम यहां पर इस फाई ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा डी डी एक्स ऑफ वॉट, डी डी एक्स ऑफ फाई एक्स दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। कुछ इस तरीके से वैल्यू मिलेगी। तो उसके बाद हम अपने इसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स पर इस रीजन को लेके, इस इंटरवल को लेके, इस ए बी को लेके अगर डेफिनेट इंटीग्रल को डिफाइन करें, तो हम उसे डिनोट करेंगे किससे, हम उसे यहाँ पर डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन, है ना, साइन पता है आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लिमिट लगा देंगे ए टू बी। ए टू बी कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन को, ए से बी तक। तो अब जो हमारा इंटीग्रल है वो डेफिनेट इंटीग्रल हो गया, और ये मिलेगा आपको एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और मान लीजिए कि इसके इंटीग्रल की वैल्यू हमें मिल रही थी फाइव ऑफ एक्स, तो अब हमें इस पर लिमिट भी लेनी है। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, मतलब कि अपर लिमिट पहले रखेंगे अपने फंक्शन में, अपने एंटी डेरिवेटिव में पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, और उस अपर लिमिट वाले फंक्शन से हम लोअर लिमिट को घटा देंगे। क्या मिलेगा हमें मिलेगा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हमने क्या लिखा, इसे हमने लिखा फाइव ऑफ बी माइनस फाइव ऑफ ए, मीन्स अपर लिमिट इन एंटी डेरिवेटिव माइनस लोअर लिमिट इन एंटी डेरिवेटिव, है ना, याद रखना है इसे। और ए और बी, है ना, इन दोनों क्या बोलते हैं हम, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। और आपको ये भी पता है कि ए को हमने बोला था क्या, लोअर लिमिट, इस नीचे वाली को, और बी को बोला था अपर लिमिट, है ना। क्लियर है सभी को।
ओके, देखिए दूसरी चीज, इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हमारे पास। नोट क्या है कि हर एक डेफिनेट इंटीग्रल, है ना, कोई भी दुनिया कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल हो, ये हमेशा ही एक यूनिक वैल्यू रखता है। मतलब कि अगर हम किसी भी फंक्शन में केवल लिमिट को चेंज करें, है ना, फंक्शन चेंज करें, तो हमेशा ही हमें उसकी एक यूनिक वैल्यू देखने को मिलेगी हर एक अलग अलग इंटीग्रल के लिए। क्लियर है? ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जो हमने ऊपर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है क्या, कि एवरी डेफिनेट इंटीग्रल हैज अ यूनिक वैल्यू। इसे ही इसे ही अगर हम थ्योरम्स के फॉर्म में बोलें, इसे हम बोलते हैं सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। अच्छा, अब डेफिनेट इंटीग्रल को ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे? किस तरीके से इसे हम ज्योमेट्रिकली दिखाएंगे कि ये फंक्शन हमारा डेफिनेट इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यहां पर हमने बात करी थी कि अगर हमें फंक्शन दे रखा है, अगर हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है इस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, तो याद रखिए कि कोई भी अगर इंटीग्रेशन होता है किसी फंक्शन का, तो हमेशा ही ये एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपको याद आ रहा होगा कि एरिया तो हमने कुछ डेफिनेट शेप्स के पड़े हुए, जैसे ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, है ना, सर्कल हो गया, तो एरियाज तो हमने इनके निकाले थे। लेकिन चैलेंज तब आया जब हमें एक इरेगुलर शेप मिली, है ना, ये सारी रेगुलर शेप है, इनके एरिया हमें पता है ना, इनके एरिया हमने पहले से कैलकुलेट कर रखे हैं, जो कि आर या फिर इनकी साइड लेंथ की वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमारा कर्व इनडेफिनेट हो गया, है ना, वहीं अगर हमारा कर्व मान लीजिए इनडेफिनेट हो गया, कुछ भी इसी तरीके से, है ना, कुछ भी बन गया, तो उस केस में हम एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो ये क्वेश्चन मैथमेटिशियंस के दिमाग में बहुत पहले आया। तो इस क्वेश्चन को काउंटर करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। उन्होंने क्या किया कि उस एरिया को जो कि हमारा इरेगुलर शेप में था, उसे उन्होंने छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी स्ट्रिप्स में ब्रेक कर लिया। जो छोटी स्ट्रिप्स थी वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिली, है ना। मान लीजिए लिमिट दे रखी है ए से बी तक, तो उन्होंने अपने उसी कर्व को ए से बी तक की लेंथ पर छोटी छोटी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया। तो जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं ये बन गए हमारे क्या, रेक्टेंगल, है ना। क्या बन गए ये हमारे कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल बन गए, है ना। यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट नहीं किया उसे, क्या बन गए, रेक्टेंगल बन गए। तो हमने मान लिया कि रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर लेंगे कैसे, क्योंकि हमने मान लिया कि एच लेंथ का हमने एक रेगुलर, हमने मान लिया कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो हमने एच ले ली, और जो उसकी लेंथ थी वो फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। तो आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर स्ट्रिप का एरिया मिल जाएगा। लेकिन आपको एरिया चाहिए मान लीजिए इस डोमेन से इस डोमेन तक, ए से बी तक, तो आपने इस ए और बी यहां पर जितनी भी स्ट्रिप्स में से ब्रेक किया होगा उनको आप सम कर दोगे। क्या कर दोगे, सम कर दोगे। क्लियर है? तो इससे आपको इस इरेगुलर शेप का एरिया मिल जाएगा, है ना। तो इस तरीके से एरिया को ही फाइंड करने की प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। ये क्या करता है, छोटी छोटी स्टेप्स को कंबाइन करता है ना, उन्हें ऐड कर देता है, जिससे कि हमें कोई भी किसी भी रीजन का, किसी भी इरेगुलर रीजन का एरिया मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हमारे पास दे रखा है ए टू बी लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये एल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, जो कि इस कर्व मान लीजिए बाई इज इक्वल टू एफ एक्स में दिया हुआ है ये कर्व, इसका एरिया जो कि एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू ए और बी से बाउंडेड है, उसका ये एरिया देता है ना। क्या देता है, एरिया। ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, जो इंटीग्रेशन दिख रहा है डेफिनेट, ये बस इसके नीचे का, इस कर्व के नीचे का ए और बी के बीच में एरिया को ही बता रहा है, उसी की वैल्यू दे रहा है केवल। क्लियर है? अगला देखिए, नेक्स्ट। अब देखिए, अब हम जाने कैसे किन किन तरीके के सब्स्टिट्यूशन से हम डिफरेंशियल सॉरी डेफिनेट इंटीग्रल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए पहला पॉइंट है कि अगर हमें कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हो, अगर हमें कोई डेफिनेट इंटीग्रेशन दिया हो और हम इसमें कुछ कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, कुछ ही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि जब हमने सब्स्टिट्यूशन का काम इनडेफिनेट इंटीग्रल में किया था, तो वहां पर हम केवल उसे रख दे रहे थे, वहां पर क्योंकि लिमिट नहीं थी, वहां पर हमारी लिमिट्स नहीं थी। लेकिन यहां पर डेफिनेट इंटीग्रल में क्या हुआ, लिमिट एक्स्ट्रा आ गई। तो क्या होगा कि ये लिमिट अगर हम कुछ भी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं अपने इंटीग्रेंड में, तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होंगी। क्लियर है? उसी के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगी। जैसे कि अगर हम यहां पर एक डेफिनेट इंटीग्रल देखें इस फॉर्म में, मान लीजिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स डी एक्स, है ना।
इस तरीके का हमें इंटीग्रेशन दे रखा है। तो देखिए अब इसकी लिमिट किस तरीके से चेंज होंगी। तो पहले आप मान लोगे कि जी क्या है, जी को आपने मान लिया टी, तो इसका डेरिवेटिव जी का क्या मिला, जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, दिस वन। तो यहाँ से फंक्शन क्या बना आपका, फंक्शन था वो आपको बन जाएगा यहाँ से एफ ऑफ टी डी टी इस फॉर्म में। लेकिन अब जो कि हमने जी एक्स इक्वल टू टी माना है, इसी से इसकी लिमिट्स भी चेंज होंगी, क्योंकि जी यहाँ पर अगर हम एक्स की वैल्यू ए ले रहे थे तो हमें ये मिल रहा था, लेकिन हमने यहाँ पर अब टी की वैल्यूज को रखेंगे इसमें, एक्स गया क्या आया, टी आया, अब टी को रखेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम इन लिमिट्स को चेंज करेंगे। तो अगर लोअर लिमिट को देखें तो वो है हमारे पास ए किसकी, एक्स की, लेकिन हमें चाहिए किसकी, टी की। तो यहां पर रख दो टी इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ ए, ये मिल जाएगी हमारी लोअर लिमिट। और इसी तरीके से यहां पर देखिए अपर लिमिट हमारी बी किसके लिए, एक्स के लिए, हमें चाहिए किसके लिए, टी के लिए। तो यहां पर रिप्लेस करो, क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू व्हाट, जी ऑफ बी, इस अपर साइड में। तो हमें इस तरीके से हमारा जो नया इंटीग्रल था इस फॉर्म में मिला, किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ, जो लिमिट चेंज हो गई वो, जो कि है जी ऑफ ए टू जी ऑफ बी इंटू एफ ऑफ टी डी टी, इंटू वॉट, इंटू एफ ऑफ टी डी टी, इस फॉर्म में। क्लियर है, इज इट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, अब देखिए अब जो हमें इंटीग्रल मिल गया है उसे हम इवेल्यूएट कर लेंगे आसानी से, है ना, जैसे कि हमने इंडेफिनिट में किया था। लास्ट में करना क्या है, लास्ट में केवल लिमिट को रखना है, लिमिट को रखना है मीन्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जो भी फंक्शन आएगा उसमें, समझ में आ गया ना। वही इंडेफिनिट जैसा काम है, करना क्या है एक्स्ट्रा, कि लिमिट्स को चेंज करना है और बाद में लिमिट्स को रखना है ना। इतना ही अंतर है दोनों में, अगर हम इसे इवेल्यूएट कर रहे हैं तो। अब देखिए डेफिनेट इंटीग्रल आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इसे इवेल्यूएट करने के लिए कई सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास हैं। तो सबसे पहले देखिए हम जानेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो गई, किसी भी दिए गए इंटीग्रल में अगर हमारी अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो गई दोनों, तो इससे हमारे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाती है। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, इंटीग्रल अल्फा बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम अगर अपने वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, यहाँ पर देखिए एक्स दे रखा है और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एक्स की पट्टी, तो इंटीग्रल की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना, कभी भी चेंज नहीं होगी, याद रखना है आपको। क्लियर, कि वेरिएबल के चेंज से हमारे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है। क्लियर है। अगला, इस फंक्शन में देखिए कि यहाँ पर अगर हम किसी भी दिए गए डेफिनेट इंटीग्रल की लिमिट को स्विच कर दें, मतलब कि अगर हम अपर लिमिट को लोअर लिमिट और लोअर को अपर लिमिट के फॉर्म में ले लें, तो क्या होगा, इससे हमारे इंटीग्रल के आगे नेगेटिव साइन है ना, तो हमारा जो इंटीग्रल है वो नेगेटिव हो जाता है। लिमिट चेंज करने से इंटीग्रल कैसा, नेगेटिव वैल्यू ले लेता है। इसका मतलब कि अगर हम देखें यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट, अगर हम यहाँ पर लिमिट को चेंज करेंगे, लिमिट हमने क्या ले ली अब की बार, अल्फा से बीटा से अल्फा, तो आपको मिला नेगेटिव बीटा से अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इस तरीके से। अगला, नेक्स्ट, अब देखिए यहां पर मान लीजिए मैं कई सारे इंटीग्रल्स दिए हुए हैं, आपका जो रीजन था वो हमने ले लिया कि अल्फा और बीटा के बीच में है, रीजन कहां से, अल्फा और बीटा के बीच में है, और इन्हीं इसी इंटरवल के बीच में हमने कई सारे पॉइंट्स ले लिए, कई सारे अलग अलग पॉइंट्स ले लिए, एन पॉइंट्स ले लिए हमने, पॉइंट्स को हमने नाम दिया C1 C2 C3 एंड Cn, हमने ये सारे पॉइंट्स ले लिए। तो यहाँ से जो इंटीग्रल है अल्फा टू बीटा, है ना, मतलब कि हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन, मतलब उसके अंडर अल्फा बीटा के अंदर पूरा पूरा जो रीजन है वो इन सभी इंडिविजुअल इंटीग्रल्स के सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं क्या कि ये सारे स्टेप्स हैं और सब आपस में जुड़ जा रही हैं, तो वो टोटल एरिया ही देंगी हमें। तो आपको मिलेगा यहाँ से अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू C1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस वॉट इंटीग्रेशन ऑफ C1 से C2, इसी तरीके से सीएन से वॉट लास्ट बीटा, है ना। जब आप सबको ऐड कर दोगे तो आपको इस टोटल इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है। तो हमें मिला अल्फा, क्या मिला, यहाँ पर कंडीशन क्या थी, यहाँ पर कंडीशन थी कि अल्फा और बीटा के बीच में हमारी ये सारी की सारी वैल्यूज है, कौन सी, जो कि हमने अल्फा और बीटा के बीच में इस इंटरवल को इन अलग अलग पॉइंट्स पर डिवाइड किया हुआ है, जो कि है C1 C2 C3 एंड Cn। क्लियर। नेक्स्ट, अगला है, मान लीजिए कि हमें इंटीग्रल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां से आपको याद रखना है कि अगर हम
अगर हम इन दोनों ही अपर और लोअर लिमिट्स को ऐड करें और इससे अपने वेरिएबल को माइनस कर दें और इसे एफ में पुट कर दें, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होती हैं, है ना, ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम होती हैं। यहाँ से इंटीग्रेशन की वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस एक्स डी एक्स, है ना, इस तरीके से। क्लियर है? नेक्स्ट अगला है हमारे पास कि अगर हमें इंटीग्रेट करना है जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, किसे? जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट? दैट इज इक्वल टू वॉट? यही प्रॉपर्टी लगा दूं, यही वाली क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, माइनस एक्स कर देना है। क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू अल्फा एफ ऑफ अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, है ना, एफ ऑफ वॉट? अल्फा माइनस एक्स डी एक्स। दोनों वैल्यू सेम होंगी, है ना, मतलब कि इसी का पर्टिकुलर केस ये है हमारे पास। क्लियर है? अगला अगली प्रॉपर्टी है इसी में कि मान लीजिए कि हमें इंटीग्रेशन दे रखा है नेगेटिव अल्फा टू अल्फा, नेगेटिव अल्फा टू अल्फा एफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो यहां पर देखिए कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारा फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। तो मान लीजिए कि हमारा फंक्शन इवन हुआ। अगर फंक्शन इवन होगा इसका मतलब क्या है मैथमेटिकली कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स के इक्वल होगा। तो उस केस में होगा क्या कि ये इंटीग्रेशन टू टाइम्स हो जाएगा किसके? जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन टू टाइम्स हो जाएगा किसके? टू टाइम्स जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स इसके। और वहीं मान लीजिए कि अगर यही इंटीग्रल है ना, यही इंटीग्रल कैसा हुआ, इसका जो फंक्शन है, सॉरी, इसका जो फंक्शन है वो कैसा हुआ? ऑड हुआ। इसका फंक्शन ऑड हुआ तो मैथमेटिकली क्या मिलता है हमें ऑड फंक्शंस के लिए? हमें मिलता है एफ ऑफ नेगेटिव एक्स दैट इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब कि ये फंक्शन ऑड हो गया। यहां पर अगर हम एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे और आपको क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन कैसा हुआ? ऑड हो गया। तो इस केस में आपको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? हमेशा ही जीरो मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा? हमेशा ही जीरो देखने को मिलेगी। क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट सेवेंथ, अब देखिए यहां से अगला इंटीग्रेशन दे रखा है इंटीग्रल ऑफ जीरो टू टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू वॉट? जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस प्लस वॉट? जीरो टू अल्फा एफ ऑफ टू अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, है ना। यहां पर अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू अल्फा दे रखा है तो इसे हम इन दोनों इन दोनों ही इंटीग्रल्स के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? इसे आप लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, अगेन लिमिट वही रखी है हमने जीरो टू अल्फा, लेकिन यहां पर क्या किया कि हमने इससे इसे घटा दिया। क्या मिला? टू अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, है ना, एफ ऑफ टू अल्फा माइनस एक्स डी एक्स, दिस थिंग। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट अब देखिए इसी तरीके से अगर हम इस अपनी एथ प्रॉपर्टी को देखें, इसमें दे रखा है कि यही सेम इंटीग्रल जो कि है जीरो टू टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। तो इसकी भी हमें दो वैल्यूज मिलती हैं। मतलब कि अगर हम यहां से देखेंगे कि एफ ऑफ टू अल्फा माइनस एक्स, अगर ये हमें एफ ऑफ एक्स देता है तो यहां से ये टू तो बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा टू टाइम्स जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या मिलेगा? टू टाइम्स जीरो टू अल्फा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से। और वहीं अगर एफ ऑफ टू अल्फा माइनस एक्स, क्या बेटा? एफ ऑफ टू अल्फा माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमें नेगेटिव एफ ऑफ एक्स मिलती है। क्या मिलती है? नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही जीरो के इक्वल होगी। याद रखना है इसे, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट वन अगला, अगली प्रॉपर्टी इसी में हमारे पास है कि अगर आपको इंटीग्रेशन दे रखा है किस फॉर्म में? इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में? बीटा माइनस अल्फा। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट? जीरो टू वन, लेकिन यहां क्या चेंज करना पड़ेगा? यहां आपको लिखना पड़ेगा इसे एफ ऑफ व्हाट? बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा, एफ ऑफ व्हाट? बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा डी एक्स, है ना, कि ये इंटीग्रल की वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। कैसे होती है ये हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है ना। नेक्स्ट वन अगला, अब देखिए अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसी में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि पीरियोडिसिटी से रिलेटेड है। मान लीजिए फंक्शन अब की बार हमारा पीरियोडिक हो गया। अगर पीरियोडिक फंक्शन की अब मैं बात करता हूं तो आपके दिमाग में तुरंत फंक्शन आते हैं कौन से? साइन एक्स, कॉस एक्स, है ना, इसी तरीके से टेन एक्स या फिर मॉड एक्स, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना, जी आई एफ ऑफ एक्स। ये सारे के सारे फंक्शन पीरियोडिक है।
तो देखिए अगर हमारा फंक्शन पीरियोडिक हुआ तो वहां पर अगर हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एल्फा टू एल्फा प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दैट इज इक्वल टू वॉट, ये हमें देगा एन टाइम्स जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एन टाइम्स जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, याद रखना है इसे। और वही मान लीजिए कि हमें दे दिया गया फंक्शन के ऊपर लिमिट, क्योंकि एल्फा टी बीटा टी एल्फा इंटीग्रेशन ऑफ एल्फा टी टू बीटा टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा, दैट इज इक्वल टू वॉट, बीटा माइनस अल्फा जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, जीरो टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और यहाँ से अल्फा बीटा इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स है। अगला देखिए, अगला वहीं पर इंटीग्रल हमारे पास है एल्फा प्लस एन टी टिल टू बीटा प्लस एन टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसके लिए क्या होगा, सिंपल, जो हमारा पीरियोडिक, क्योंकि जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये पीरियोडिक है। पीरियोडिक फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम देखें एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू वॉट, एफ ऑफ एक्स, मतलब कि अगर हम उस फंक्शन के वेरिएबल में अपना पीरियड ऐड कर देंगे और वो उसका फंडामेंटल पीरियड हुआ तो हमें वही फंक्शन वापस से रिपीट मिल जाएगा। इसी में वही हुआ क्या, क्योंकि ये फंक्शन हमारा एक पीरियोडिक फंक्शन था, फंडामेंटल पीरियड दे रखा है कितना, टी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लिमिट लेते हैं अल्फा प्लस एन टी एंड बीटा प्लस एन टी, तो एफ एफ एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बीटा एफ एफ एक्स डी एक्स। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ बीटा प्लस एन टी माइनस एफ ऑफ एल्फा प्लस एन टी। लेकिन आप जानते हो कि एफ ऑफ बीटा प्लस एन टी किसके बराबर है, एफ ऑफ बीटा के, और इसी तरीके से एफ ऑफ एल्फा प्लस एन टी किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ अल्फा। तो ये अगर हम इसे ओपन करें एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा, इसे हम वापस से इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखें, कैसा है, क्या मिलेगा हमें, आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे ही सारे, है ना, क्लियर है सारे। नेक्स्ट वन, अगला। अब देखिए, अब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स पर आधारित कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ और चीजों को जानेंगे। तो देखिए कुछ हमारे पास और अधिक यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स हैं जो कि इन सभी प्रॉपर्टीज को समझने में हमारी हेल्प करेंगे, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो कि एग्जाम में आते हैं या फिर ये किसी क्वेश्चन का पार्ट होते हैं, तो हमने इन्हें डायरेक्टली लिखा हुआ है यहाँ पर, ताकि आपको आपका समय बचे। जैसे ही आप इन इंटीग्रल्स को देखो इनकी वैल्यू आपको याद हो, है ना, और आप इनकी वैल्यूज को ही वहां पर रख दो, जिससे कि आपका काम और समय दोनों बच जाए, है ना। इसी में देखिए पहला इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन एक्स डी एक्स, है ना। अगर ऐसा दे दिया जाए, ये वाला इंटीग्रल दिया जाए, या फिर आपको दे दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, या फिर हमें ये दे दिया जाए, इन दोनों ही इंटीग्रल्स की वैल्यू हमारे पास होती है पाई बाई 2 लॉग ऑफ हाफ, पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई 2, इस फॉर्म में, है ना, याद रखिएगा इसे। इन दोनों ही इंटीग्रल्स की वैल्यू हमारे पास होती है पाई बाई 2 लॉग ऑफ 1 बाई 2। इसी तरीके से, या फिर हमें एक दूसरा इंटीग्रल दिया जाए जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स, क्या मिलेगा, लॉग ऑफ 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। इसकी वैल्यू हमें मिलती है पाई बाई 8 लॉग ऑफ 2, क्या मिलती है, पाई बाई 8 लॉग ऑफ 2, इस फॉर्म में। अगला देखिए, अगला है हमारे पास, इसी में नया पॉइंट है क्या, कि मान लीजिए फंक्शन दे रखा था हमें एफ एक्स, और ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे कुछ पॉइंट्स, है ना, जो कि इस इंटरवल ए बी में, इस ओपन इंटरवल ए बी में बिलोंग कर रहे हैं, और इन्हीं पॉइंट्स जो कि हमें ले रखे हैं x1 x2 टिल xn, इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन कैसा है, इन्हीं पॉइंट्स पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे सब इंटरवल डिफाइन करोगे, कैसे, a टू x1 एंड x1 टू x2, क्योंकि इन इंटरवल से फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमने अलग अलग सब इंटरवल्स डिफाइन किए जहां पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। पहला इंटरवल लिया हमने a टू x1, x1 टू x2, इसी तरीके से x ऑफ n माइनस 1 टू xn, और लास्ट इंटरवल मिला हमें इसमें x ऑफ n कॉमा b। तो देखिए इन सभी इंटरवल्स में हमारा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना। इन सब इंटरवल्स में हमारा फंक्शन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो मतलब कि इनमें हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कर दो। तो एफ ऑफ ए बी जो आपको इस इंटरवल पर हमें इस इंटरवल पर इसके इंटीग्रल की वैल्यू मिलेगी, वो क्या मिलेगी, आपको मिलेगी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब क्योंकि इन सब पॉइंट्स पर फंक्शन कैसा था, डिसकंटिन्यूअस, तो इन्हें हटा दिया हमने, वो सब इंटरवल्स ले लिए जिस पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, और उन्हीं के ऊपर अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर दिया, बाद में सबका सम ले लिया, सबको ऐड कर दिया। तो हमें यहाँ से मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ a टू x1
एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरीके सेकंड वाला कौन सा, x1 टू x2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस, सबको ऐड कर देंगे आपस में, प्लस जो लास्ट दो टर्म होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन माइनस वन टू एक्स एन एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। इस तरीके से सबको ऐड करके हम इस इंटरवल के उन रीजन्स पर अपने इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे जिस पर हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है पहले से। क्लियर। अगला, अब देखिए बात आ रही है लेबनिज रूल की, है ना। लेबनिज रूल ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें देखिए, इसमें हमारे पास दो फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन ले लिया हमने फाई ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन ले लिया हमने साई ऑफ एक्स, है ना। और ये दोनों ही फंक्शन इस क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा पर डिफाइन है। और ध्यान रखिए कि ये दोनों ही फंक्शन कौन से, फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स, ये दोनों ही फंक्शन इस क्लोज इंटरवल अल्फा और बीटा पर डिफरेंशियबल हैं। कैसे हैं, इस इंटरवल पर, इस अल्फा बीटा पर डिफरेंशियबल है। और तब आपको पता है कि अगर ये फंक्शन इस पर डिफरेंशियबल होंगे तो एफ ऑफ टी, हमें कोई एफ ऑफ टी मिलेगा जो कि हमारे इस इंटरवल कौन सा, साई ऑफ अल्फा एंड फाई ऑफ बीटा, इस पर कॉन्टिन्यूस होगा, इस पर कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस केस में अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ फाई ऑफ एक्स टू साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी, है ना, अगर हम इसी फंक्शन एफ ऑफ टी डी टी पर इन लिमिट्स को लेकर, इन लिमिट्स को फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स को लेके इससे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, मतलब इस इंटीग्रल को डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये क्या देगा, ये हमें देता है व्हाट, पहले फंक्शन में साई को रखो, पहले फंक्शन में साई को रख दो, क्या मिलेगा, एफ ऑफ साई एक्स, और उसके बाद जो हमने रखा है साई ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, क्या लिया हमने, डी टी ऑफ साई ऑफ एक्स माइनस व्हाट, माइनस हमें मिलेगा यहाँ से इस फंक्शन में, इसे रख दो लोअर लिमिट को, क्या मिलेगा, एफ ऑफ साई एक्स, अब जो रखा है उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, बेटा यहाँ पर एक्स होगा, है ना, एक्स, सॉरी सॉरी फॉर ये यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है ना, एक्स होगा यहाँ पे, क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको मिलेगा डी डी एक्स ऑफ व्हाट, फाई ऑफ एक्स, है ना, डी डी एक्स ऑफ व्हाट, फाई ऑफ एक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर, तो दिस इज मिसप्रिंट, है ना। ओके नेक्स्ट, अगला देखिए, अगला है हमारे पास वैलीज फार्मूला, है ना, वैलीज फार्मूला। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ इंटीग्रल्स, या तो इन इंटीग्रल्स पर हमें मिलता है 0 टू पाई बाई टू कॉस एक्स की कुछ पावर्स में, या फिर साइन एक्स की कुछ इंटीग्रल पावर्स में, या फिर कॉस एक्स और साइन एक्स की कुछ इंटीग्रल्स पावर्स में हमारे पास हमारा इंटीग्रल होता है, जो कि इस डेफिनेट लिमिट, जो कि 0 टू पाई बाई टू, इस पर डिफाइन होता है। तो इन केसेस के लिए हम वैली फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हमने इंटीग्रल ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू साइन टू पावर एन एक्स डी एक्स, ये हमेशा ही इक्वल होगा किसके, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई टू कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, है ना, इसके। क्लियर है। और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव और 531, मतलब कि ऊपर जो हम फैक्टर्स ले रहे हैं इसके n के, मतलब ऊपर जो n में से हम माइनस कर रहे हैं वो ऑड फॉर्म में कर रहे हैं। कैसा, n माइनस वन, एन माइनस थ्री, एन माइनस फाइव, ऐसे ही लास्ट हमारे पास कुछ नंबर बचेंगे 531, इस तरीके। नीचे देखिए, नीचे हम इवन टर्म्स माइनस कर रहे हैं, एन में क्या मिलेगा, एन माइनस जीरो, जीरो इवन होता है तो एन माइनस जीरो, एन माइनस टू, एन माइनस फोर, और लास्ट में जो टर्म होंगे वो होंगे 6, 4 और 2, है ना। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन बचती है, क्या कि लास्ट में या तो आपको यहाँ पर मान लीजिए कि एन इवन है ना, मान लीजिए कि एन इवन था, एन इज इक्वल टू 2m के फॉर्म में था, ये पावर एन इवन थी, तब तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को लिख के इसमें पाई बाई टू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फॉर्म को लिख के इसमें पाई बाई टू को मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब दूसरे केस में अगर हमारा एन, दिस वन, अगर हमारा ये एन ऑड हुआ तो क्या करेंगे, तो अगेन वही चीज, क्या कि न्यूमरेटर में ऑड को घटाएंगे, क्या मिलेगा, एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री इंटू एन माइनस फाइव। इसी तरीके से हमें मिला 6, 4, 2, लास्ट में क्या मिला, 6, 4 एंड 2, और नीचे इसके डिनोमिनेटर में मिला, यहाँ पर ये कुछ डिजिट्स स्विच हो जाएंगे, है ना। डिनोमिनेटर हमें मिला एन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस फोर एंड 531, है ना, कुछ कुछ इस तरीके से। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। ओके नेक्स्ट, अगला है कि यहाँ पर हमने देखा कि साइन टू पावर एन या फिर कॉस टू पावर एन को हम किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे इस लिमिट के अंदर, कौन सी, 0 टू पाई बाई टू। अब मान लीजिए फंक्शन मिल गया इस फॉर्म में, इंटीग्रेंड इस फॉर्म में आ गया, कैसा,
साइन ऑफ एम एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, इस फॉर्म में आ गया हमारा इंटीग्रेंड, और हम इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं 0 टू π/2, और हम इसे इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। तो इसकी डायरेक्टली वैल्यू जो कि वाली फॉर्मूला देता है वो क्या देता है, वो हमें यहाँ से मिलेगी m-1, है ना, m-1 कब, जब m और n दोनों पॉजिटिव हुए। जब m और n दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये m और ये n, ये दोनों ही जब पॉजिटिव इंटीजर हैं, कैसे, इवन पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान रखना है, कैसे इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं अगर m n, तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को रखेंगे जो कि हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू के इक्वल होगी। क्या होगी वो होगी हमारे पास m-1 इंटू m-3 टू, यहाँ से देखिए, यहाँ से लास्ट में या फिर हमारे पास बचेगा 1 या फिर बचेगा 2। तो जैसे ही 1 या 2 आ रहा है आप दोबारा से शुरू करोगे n-1 इंटू n-3, तो यहाँ पर भी लास्ट में या तो मिलेगा हमें 2 या फिर मिलेगा 1, और इसके डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, इसके डिनोमिनेटर में हमें मिलेगा m प्लस n इंटू m प्लस n-2, और लास्ट में बिल्कुल मिलेगा 2 या फिर 1, और हम इसमें π/2 को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है ना। और वहीं अगर m और n, अगर ये m और ये n दोनों के दोनों ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, m और n दोनों ही ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुए, तो इस केस में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा m-1 इंटू m-3, और लास्ट में ऐसा करते करते या तो 2 बचेगा या फिर 2 बचेगा या फिर 1 बचेगा, और इसी तरीके से हम शुरू करेंगे n-1 n-3, और लास्ट में वही सेम, क्या, या तो 2 बचेगा या फिर 1 बचेगा, और लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो m प्लस n, अब इसमें से माइनस करेंगे 2 4 6, है ना, इस तरीके से, तो m प्लस n-2, m प्लस n-4, और लास्ट में जो बचेगा वो होगा 2 या फिर 1। तो अगर अगर यहाँ पर अगर हमारे m और n दोनों ऑड हुए तो इस केस में हम रुक जाएंगे, π/2 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर m और n इवन हुए तो इस केस में हम इस π/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो यही है हमारा वाली फॉर्मूला। आपको याद रखना है कि काफ़ी हेल्प करता है कैलकुलेशंस को ईज़ी बनाने में, या फिर इस तरह के जो हमारे पावर वाले इंटीग्रेशन होते हैं इन्हें आसान करने में, है ना। यहाँ पर में रिडक्शन फॉर्मूला है, कुछ और अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, इसी से काम हो जाता है हमारा। क्लियर है? अगला देखिए, अब कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे पास 2 फंक्शन है f(x) और g(x), और ये दोनों ही फंक्शन हमारे इस क्लोज इंटरवल अल्फा टू बीटा पर डिफाइन, कहाँ डिफाइन है, अल्फा से बीटा पर ये दोनों ही फंक्शन डिफाइन है, और दे रखा है कि f(x) इसकी वैल्यू g(x) से बड़ी है ना, f(x) g(x) से बड़ा है। तो इस केस में अगर हम इसी पर, है ना, इसी लिमिट पर दोनों ही फंक्शंस पर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा f ऑफ x dx इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा g ऑफ x dx, है ना। इस फॉर्म में हमें हमारा इंटीग्रल मिलेगा। क्लियर? अगला, अब देखिए, अगर हमें f ऑफ x ग्रेटर इक्वल टू 0 मिल गया, मतलब कि f ऑफ x हमारा कैसा है, नॉन नेगेटिव है, इसी इंटरवल में, कौन से इंटरवल में, अल्फा से बीटा में, तो इसका इंटीग्रल भी जो कि हमने इसी लिमिट पर लिया हुआ है, इसी इंटरवल के ऊपर डिफाइन किया हुआ है, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये भी नॉन नेगेटिव होगा हमेशा, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0। और वहीं देखिए तीसरी केस, अब हमने क्या किया कि हमने 3 फंक्शंस को ले लिया, पहला फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, दूसरा है जी ऑफ एक्स, और तीसरा है एच ऑफ एक्स, और ये तीनों ही फंक्शन एफ जी और एच ये हमारे इस क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है ना। ये तीनों ही फंक्शन हमारे इस क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है, और साथ ही साथ ये तीनों ही फंक्शन इसी इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है। कैसे हैं, इसी इंटरवल ए बी पर कॉन्टिन्यूअस है। और देखिए, एक रिलेशन दिया गया है इन फंक्शन में कि जी एक्स हमारा फंक्शन एच ऑफ एक्स से, सॉरी, एफ ऑफ एक्स से छोटा है, और एफ ऑफ एक्स जी एच ऑफ एक्स से छोटा है, ये दे रखा है। और अगर हम यहाँ पर इस इस इंटरवल पर लिमिट को अप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी। क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। यहाँ पर अगर हमारे फंक्शन इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सा, कि जी एक्स एच एक्स से छोटा है, और एच एक्स, सॉरी, जी एक्स एफ ऑफ एक्स से छोटा है, और एफ एक्स एच ऑफ एक्स से छोटा है, तो हम अगर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये रिलेशन बना रहेगा, है ना। यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करने पर रिलेशन चेंज नहीं होगा। अगला अगला वही फंक्शन दे रखा है f, और ये फंक्शन हमारा इस इंटरवल, इस क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा पर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन बोला जा रहा है कि फंक्शन हमारा 2 वैल्यूज एल और एम के बीच में फिक्स है ना।
फंक्शन हमारा इन दो ही वैल्यू एल और एम के बीच में फिक्स है और एक्स हमारा आ रहा है इस क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा से। तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी किसकी, इस इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा ही एल इंटू बीटा माइनस अल्फा एंड एम इंटू बीटा माइनस अल्फा के बीच में ही होगी, है ना, इसी के बीच लाई करेगी। तो हम इसे लिख सकते हैं कैसे, एल इंटू बीटा माइनस अल्फा इज ग्रेटर इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब कि इसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में रहेगी, दैट इज ग्रेटर इक्वल टू वॉट, एम टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, है ना। क्लियर है। नेक्स्ट वन, अगला, अगले क्वेश्चन में सॉरी अगली प्रॉपर्टी में हमें दोबारा से फंक्शन एफ इसी सेम इंटरवल अल्फा बीटा में कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। बोला है कि ये फंक्शन हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा में कॉन्टिन्यूस है ना। तो आपसे मॉड ऑफ, यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, मॉड ऑफ दिस इंटीग्रल इज व्हाट, ये हमेशा ही लेस होता है किससे, इंटीग्रल ऑफ मॉड, है ना, मॉड ऑफ इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑन सेम लिमिट, है ना। यहाँ पर लिमिट थी सेम अल्फा से बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स और हमने इस फंक्शन पर मॉड अप्लाई किया तो ये हमेशा ही छोटा होगा किससे, किससे, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा मॉड ऑफ अल्फा अल्फा सॉरी मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, इससे। क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, मतलब कि इंटीग्रेशन का मॉड, इंटीग्रेशन का मॉड, इंटीग्रेशन का मॉड, मॉड ऑफ इंटीग्रेशन से। यहाँ पर अगर हम बाहर, है ना, यहाँ देखिए सिंपल सिंपल टर्म्स को देखिए, अगर हम बाहर किसी फंक्शन के इंटीग्रल के बाहर अगर हम मॉड अप्लाई करते हैं तो वो हमेशा ही किससे छोटा होगा, अगर हम उस फंक्शन पर ही मॉड को अप्लाई कर देंगे उससे। क्लियर है। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास कि यहाँ पर एफ में अगेन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है इसी इंटरवल अल्फा बीटा के ऊपर। यहाँ पर फंक्शन दे रखा है एफ और ये हमारा अल्फा बीटा के ऊपर कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम यहीं पर इसके मॉड की वैल्यू मतलब कि मॉड ऑफ एफ एक्स को डिटरमाइन करें तो ये हमेशा ही एक कांस्टेंट वैल्यू के से छोटी होगी, छोटी होती है ना। तो एफ हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है इसी क्लोज इंटरवल अल्फा से बीटा पर। तो आपको याद रखना है कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी, एफ की एब्सोल्यूट वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू से हमेशा छोटी होती है। और एक्स कहाँ से आ रहा है, एक्स हमेशा हमारा इसी क्लोज इंटरवल अल्फा बीटा से आ रहा है ना। नेक्स्ट, तो होगा क्या, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमें हमारी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू मिलेगी किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा टू बीटा एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मॉड, ये हमेशा ही के टाइम्स क्या होगी, के टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, क्या होगी बेटा, के टाइम्स बीटा माइनस अल्फा, इस फॉर्म में। इज इट क्लियर, हमने ये कंडीशन देखी और इससे क्या इंटीग्रेशन मिला, दिस वन। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि हमने शुरुआत में बात करी थी कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, किसी भी इरेगुलर एरिया, किसी भी इरेगुलर कर्व के अंडर हम इससे एरिया फाइंड करते हैं, है ना, किसी भी इरेगुलर कर्व के अंडर हम इससे एरिया फाइंड करते हैं। तो हमने वही क्या किया, हमने अपना एक फंक्शन ले लिया एफ एक्स और हमने मान लिया कि ये फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इसे हम एक क्लोज कर्व ए बी पर डिफाइन कर रहे हैं। तो क्या होगा, तो यहाँ से देखिए अगर हम इसका एक इंटीग्रेशन करें, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, ये हमेशा ही इक्वल होता है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एच ऑफ समेशन आर इज इक्वल टू 0 टू एन माइनस 1 एफ ऑफ व्हाट, ए प्लस आर टाइम्स एफ ऑफ ए प्लस आर टाइम्स। मतलब कि ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, ये उन्हीं उन्हीं सभी रेक्टेंगल्स का एरिया है जो कि हमने लिए हुए थे, है ना, जो कि हमने उस एरिया उस पर्टिकुलर रीजन पर बनाए हुए थे। यहाँ पर मान लीजिए हमारा ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, हमने इसी इंटरवल को कई सारे अलग अलग इनफाइनेटली मैनी स्मॉल रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। मैंने बोला था उसकी विड्थ फिक्स कर दी हमने, एच ले ली, और जो उसकी लेंथ होगी वो फंक्शन में डिपेंड करेगी एफ ऑफ ए प्लस आर एच के द्वारा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच के द्वारा। तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ से 0 से n माइनस तक ऐड कर दिया और इस n को हमने ले लिया इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा कि ये अलग अलग जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स थी इन सबका एरिया ऐड हो जाएगा और यही सारा एरिया हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू को देता है। क्या देता है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना, ये यही वैल्यू को कैलकुलेट करता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए एच की वैल्यू जो हमें मिली थी वो थी बी माइनस ए अपॉन एन, जो कि बहुत ही छोटी है ना, इनफाइनेटली मैनी स्मॉल थी।
और इस थ्योरम का जो थ्योरम हमने अभी पढ़ी हुई है डेफिनेट इंटीग्रल को, जहां पर हमने एक लिमिट ऑफ अ सम के फॉर्म में दिखाया हुआ है, इसका कन्वर्स भी हमेशा ही ट्रू होता है। इसका मतलब कि अगर हमारे पास एक इनफाइनाइट सीरीज है तो हम इसे डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्म में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। इंटीग्रल से सीरीज और सीरीज से इंटीग्रल, ये हम कर सकते हैं, हम फ्री है। क्लियर है। नेक्स्ट वन। तो देखिए यहाँ से किस तरीके से हम ऐसा करेंगे। मान लीजिए कि हमें लिमिट दे रखी है इस फॉर्म में, लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n। और यहाँ पर देखिए जो फंक्शन डिफाइन हुआ है वो किस तरीके से, 1 बाई एन एफ ऑफ r बाई एन। अगर हमें कुछ इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, या फिर हमें दे रखा हो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n माइनस 1 1 बाई एन एफ ऑफ r बाई एन। तो हमेशा याद रखिए कि इस तरीके की एक्सप्रेशन, मतलब कि f में क्या r बाई एन मिले और 1 बाई एन इसका कोफिशिएंट हो, तो आपको याद रखना है कि हमेशा इसकी वैल्यू कितनी, कैसी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1, लिमिट फिक्स रहेगी इसकी, क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इसके बराबर होती है। क्लियर। नेक्स्ट। इसी तरीके से अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमें दे दिया गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इज इक्वल टू 1 से पी एन, है ना। यहाँ पर एन नहीं दिया गया, पी एन दे दिया गया, कुछ भी इसका एन का मल्टीपल दे दिया गया पी एन, और फंक्शन वही है सेम 1 बाई एन एफ ऑफ आर बाई एन। तो इस केस में हमें जो इंटीग्रल मिलेगा वो मिलेगा कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ एल्फा टू बीटा एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसे भी हम इंटीग्रेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जहां पर अगर हम अल्फा को देखें तो ये किसकी लिमिट है, ये है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एच, इसकी वैल्यू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एच की वैल्यू जो कि 0 है, अगर आर की वैल्यू हम मान लेते हैं तो। और वहीं बीटा, बीटा भी यही क्या मिलेगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी आर बाई एच दैट इज इक्वल टू व्हाट पी, क्योंकि आर की वैल्यू ले रखी है पी ऑफ एन, क्या ले रखी है पी ऑफ एन। तो यहाँ से जो हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिलेगी, अल्फा हो गया 0 और बीटा हो गया व्हाट पी। क्लियर है। इस एन का कोपिशिएंट, है ना, इस एन का कोपिशिएंट वही आ जाएगा हमारा। क्लियर है। ओके। तो देखिए अब हमने काफी सारी थ्योरी को पढ़ लिया है, काफी सारी थ्योरी को कवर कर लिया है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पार्ट पर, देखेंगे कि कैसे हम कैसे अपने क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, कैसे हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। सो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन देखिए बेटा, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू। हमें एक इंटीग्रेशन दे रखा है जो कि है इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, और इंटीग्रेंड में है हमारे पास डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बताइए किसके इक्वल होगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज इजी फॉर यू, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने इनडेफिनिट इंटीग्रल में काफी इवेल्युएट किए हुए हैं ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल में काफी इवेल्युएट किए हुए हैं। बताइए बेटा, ट्राई करिए इसे सारे, तभी ट्राई करेंगे इसे। देखिए बेटा सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, है ना। यहाँ पर देखिए आई हमें दे रखा था इंटीग्रेशन ऑफ पाई 4 टू 3 पाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये दे रखा था हमें, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसमें 1 माइनस कॉस एक्स से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ऊपर इसके न्यूमरेटर में मिलेगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन नीचे हमें मिल जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर सब जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे, अब अलग अलग कर लो इन दोनों को, इन दोनों को ही अलग अलग कर लो, तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स। और इसी तरीके से कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बना, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। इसे हम क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स। तो cos x बाई साइन एक्स हो गया कॉट एक्स, और 1 बाई साइन एक्स हो गया cos एक्स, और इसे ही हमें इंटीग्रेट करना है dx, है ना। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, और इसी तरीके से cos एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस, सॉरी cos एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos एक्स। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या मिला आपको, प्लस cos एक्स, है ना। और लिमिट हमारी वही है क्या, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, क्या है लिमिट, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4, ये वाली लगा दो, रख दो लिमिट। यहाँ जब हम लिख रखेंगे तो क्या मिलेगा, नेगेटिव कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4 माइनस माइनस व्हाट, कॉट ऑफ पाई बाई 4, है ना। और इसी इसी में इस cos एक्स में ये वाली लिमिट क्या लिखेंगे हम, समझ में आ गया ना। मतलब कि सबसे पहले कॉट में 3 बाई 4 और cos में 3 पाई बाई 4, है ना, माइनस कर दिया इससे। अब पाई बाई 4 रखो कॉट में और cos में रखो पाई बाई 4, तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से मिल जाएगी, और ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। क्योंकि अगर हम देखें तो कॉट ऑफ 3 पाई बाई 4 1 के इक्वल है ना। नेगेटिव बाहर ले लो आप,
इसी में प्लस कॉसिक ऑफ पाई बाई 4 दिस वन, ये वैल्यू क्लियर है? ओके, क्या मिलेगा फाइनली, है ना, ऐसे कैलकुलेट कर लेना, सारे कैलकुलेट कैलकुलेट कर लेंगे इसे, क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, सिंपल। अब देखिए दोबारा दे रखा है हमें, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन, है ना, इस फंक्शन में थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा ऑप्शंस को लेके, है ना, इस फंक्शन में हमें कुछ एनालाइज करना पड़ेगा ऑप्शंस को लेके, क्योंकि सारे ऑप्शन ही हैं। फंक्शन एफ एक्स दे रखा है कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस मतलब इंटीग्रेबल होगा, तो मतलब फंक्शन सारे के सारे इंटीग्रेबल हैं, लेकिन क्या ये प्रॉपर्टीज ये फंक्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें ये चेक करना है। पहला है इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 0 टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स, है ना, क्या ये सही होगा, क्या ये सही होगा, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ -3 से 5 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ 6 से 10 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसकी वैल्यू बराबर होगी, या फिर एफ ऑफ -3 से 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, -4 टू 4 एफ ऑफ एक्स माइनस 1 डी एक्स, या फिर ये लास्ट वन कौन सा ट्रू होगा। पहला तरीका है कि आप कुछ कुछ भी फंक्शन उसमें चूज कर लो, एक कोई सा कॉन्टिन्यूस फंक्शन चूज कर लो, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स को अगर हम चूज कर लें और वहां से देखें कि क्या हमें इनकी वैल्यूज बराबर मिलेंगी, तो उससे भी आप देख सकते हो कि क्या हमें इन फंक्शंस की वैल्यू आपस में बराबर मिल रही है या नहीं मिल रही, है ना, एक्स इज इक्वल टू एक्स चूज करने से ही, है ना, पहला खत्म हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर चूज करेंगे तो एक्स कैसा है, एक्स हमारा एक ऑड फंक्शन हो गया, और ऑड फंक्शन के लिए -a to a क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन इस राइट हैंड साइड में जीरो नहीं आएगा, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू देगा पॉजिटिव, तो ये जो पहला ऑप्शन खत्म हो गया। ऐसी सेकंड में हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स को रख देंगे, देखेंगे इसे क्या हमें सिंपल वैल्यूज मतलब वैल्यूज जो है वो सेम देखने को मिल रही हैं, क्लियर है? हाँ, तो इस तरीके से आप एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि कोई ना कोई एक ऑप्शन सही होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर देखिए सबसे पहले एफ एक्स में कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा था, एफ एक्स क्या दे रखा था, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बस यही इन्फॉर्मेशन थी। तो पहला तरीका वो था जहां पर हम एक फंक्शन को मान लें, तो हमने एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को माना था, वहां से सारे सारे ऑप्शन चेक करे करे, है ना, उससे देखा कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। अब देखिए अब दूसरा तरीका है कि यहाँ पर अगर हम एक्स को मान लें t-1 के फॉर्म, एक्स को अगर हम t-1 के फॉर्म में ले लें, तो सिंपली dx dt के बराबर हो जाएगा, dx dt के बराबर हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ पर देखिए जब हमारा x, अब लिमिट चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर माना है, हमने x को ले लिया t-1, लिमिट अभी इस पे जो अप्लाइड है वो x की है, हमारे फंक्शन पर जो भी लिमिट अप्लाई होंगी, जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन पे वो x की हैं, हमें चाहिए किसकी, t की चाहिए, तो इन्हें चेंज कर लो। अगर x -3 की तरफ जा रहा है तो t 5 की तरफ, सॉरी, अगर x हमारा -3 और 5 की तरफ टेंड कर रहा है तो t टेंड करेगा -2 और 6 की तरफ, है ना, -2 और 6 की तरफ। तो यहाँ से देखिए जो इंटीग्रल बनेगा हमारा वो बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ -3 टू 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू 6 एफ ऑफ t-1 dt। आपको पता है कि वेरिएबल को रिप्लेस करने से इंटीग्रेशन की वैल्यू में चेंज नहीं होता, कर दो। तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ -2 टू 6 एफ ऑफ x-1 dx, है ना, सिंपली, क्लियर है? तो इस तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर है? अदरवाइज या फिर आप कोई भी फंक्शन ले लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और इसे क्विकली कैलकुलेट कर लो, है ना, तब भी आ जाएगा, क्लियर है? नेक्स्ट वन, अगला अगला हमें फंक्शन दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, बताइए किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स। ये फंक्शन अगर ये फंक्शन इंडेफिनिट में होता तो हमारे लिए कुछ परेशानी थी इसे कैलकुलेट करना, है ना, कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन बनता भी अगर इंडेफिनिट का होता, लेकिन क्योंकि ये डेफिनिट का है तो ईजी हो गया आपके लिए। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज का यूज करो इसमें, बताओ विच ऑप्शन, क्या होगा आंसर, देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए इसका, आई दे रखा था हमें 0 to π/4 इंटी मॉड ऑफ 10x प्लस, सॉरी बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, है ना, ये दे रखा था। इंटीग्रेशन आई क्या दे रखा था, 0 to π/4, अगेन देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, है ना, ये हमें दे रखा था हमारा इंटीग्रल। साइन कॉस में चेंज कर दूँ, क्या मिलेगा, 0 to π/4, यहाँ पर देखिए क्या मिला हमें, साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये था। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट में ही साइन एक्स और कॉट एक्स, इसका स्क्वायर रूट हमारा एलसीएम हो गया, यहाँ मिलेगा हमें साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स डी एक्स, ये मिलेगा।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे बेटा, 1 को ऐड कर दो, 1 को डिवाइड कर दो, सॉरी 1 को ऐड करो, 1 को सब्ट्रैक्ट करो। जब हमने 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया, तो इसे हम लिख लेंगे क्या? क्या लिखेंगे इसे? 1 माइनस, देखिए यहाँ से 1 को हम लिखेंगे क्या? sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, है ना? प्लस हमारे पास है ही क्या? प्लस हमारे पास है ही क्या? sin एक्स cos एक्स। इसमें इसमें क्या करेंगे? इसमें हम आसानी से 2 को मल्टीप्लाई, है ना, 2 को मल्टीप्लाई और 2 को डिवाइड कर देंगे। जब हमने ऐसा किया तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स sin एक्स cos एक्स। तो हमारे पास हो गया क्या? यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो, -1 में से, तो 1 माइनस व्हाट? 1 माइनस, ब्रैकेट के अंदर हमें मिला sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin एक्स cos एक्स। अब इसके अपॉन में जो 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 था वो हमने बाहर ले लिया इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के फॉर्म में, है ना? तो इस स्क्वायर रूट के अंदर क्या मिला? 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, है ना? क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसके इक्वल? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आपको ये मिल गया। अब देखिए, अब जैसे ही इस वैल्यू को हमें मिली, हमें पता चल गया कि इसका, अगर हम इसका डेरिवेट करेंगे तो ये ऊपर रखा हुआ है। करिए, तो यहाँ पर अगर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मान लेते हैं टी, तो हमें मिलेगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल डी टी। यही तो ऊपर है, यही ऊपर रखा है, रख दो इसे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो बन जाएगा आसान। क्या? आपने क्योंकि टी को माना है तो लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब एक्स जीरो होगा तो साइन जीरो जीरो, कॉस जीरो -1, टी की वैल्यू -1। इसी तरीके से जब एक्स पाई बाई 4 था तो टी की वैल्यू साइन पाई बाई 4 1 बाई स्क्वायर रूट 2 और कॉस पाई बाई 4 1 बाई स्क्वायर रूट 2, दोनों कैंसिल, क्या मिला? टी इज इक्वल टू 0। तो लिमिट चेंज होगी, -1 से 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर है ही पहले से। ये dx बन गया dt बाई 1 माइनस टी स्क्वायर इस फॉर्म में। बताइए बेटा, इसका इंटीग्रेशन जनरल फॉर्म है किसका? साइन इनवर्स टी का। हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन इनवर्स टी लिमिट -1 से 0। ये अप्लाई कर दी तो सिंपली हमें मिलेगा आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 0 माइनस माइनस वॉट? साइन ऑफ -1, जो कि देगा हमें माइनस ऑफ पाई बाई 2, ये वैल्यू। तो माइनस माइनस हो गए प्लस, हमें मिलेगा यहाँ से पाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इस फॉर्म में। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर? क्लियर है ना सभी को? सभी को। नेक्स्ट वन, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन इसी में हमारे पास है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स। बताइए इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी इनमें से? अगेन इजी फॉर यू, इजी फॉर यू। करिए, ट्राई करिए। सब्स्टिट्यूशन याद आ रहा होगा आपको, है ना? इसमें सब्स्टिट्यूशन, कुछ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन सोचिए, उसे लगाइए और देखिए कि ये फंक्शन हमारा किस फॉर्म में चेंज हो रहा है और हमें क्या वैल्यू दे रहा है। प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा, सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन आई दे रखा था हमें इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 साइन ऑफ 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे हमने मान लिया इस पूरे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में। तो ये क्या बना हमारा? बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारा ये रहा पूरा का पूरा अंदर वाला। अब देखिए इसी एफ ऑफ एक्स में अगर हम एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा रख दें, देखिए क्या मिलेगा यहाँ से? तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो बन जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। अब यहाँ पर देखिए कॉस एक्स मिल गया। अब cos x का फॉर्मूला हम जानते हैं, ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि ये 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या लगाएंगे हम? cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1 1 1 गया। और इसी तरीके से इसमें क्या लगाएंगे नीचे? 1 माइनस वॉट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ बचा cos, यहाँ साइन, 1 1 गए, क्या बचा? कॉट, कॉट थीटा बाई 2। अब देखिए कॉट थीटा बाई 2 को हम सिंपली लिख सकते हैं किस कैसे? tan की फॉर्म में। कॉट थीटा बाई 2 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। अगेन वही तो है, सेम। तो जैसे कि टेन और टेन गया, क्या बचा? क्या बचा हमारे पास? साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा? साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमें मिलेगा क्या? साइन थीटा को हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इस फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वॉट? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमारा जो इंटीग्रेशन था वो था 0 टू 1 एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या मिला? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रख दो, तो 0 टू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन आप सभी जानते हो क्या होता है?
इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 1/2 साइन वर्स एक्स। अब इन दोनों ही फंक्शन पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1, अपर माइनस लोअर जब हम करेंगे इसे सॉल्व तो मिलेगा हमें π/4, है ना, इस फॉर्म में कैलकुलेशन कर लोगे आप इस लिमिट के रखिए, है ना, π/4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला। अब देखिए अगला क्वेश्चन में दे रखा है आई ऑफ 1n, ये दिया हुआ है 0 to π/2 साइन ऑफ 2n-1 अपॉन साइन एक्स, और इसी तरीके से आई ऑफ 2n को मैंने लिखा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एन पाई अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो हमसे पूछा जा रहा है, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं क्या, कि आई ऑफ 2n+1 माइनस आई ऑफ 2n, क्या ये आई 1 के बराबर होगा, या फिर आई ऑफ 2n+1 माइनस आई ऑफ 2n, ये क्या ये आई 1 ऑफ n+1 के बराबर होगा, या फिर इसी की वैल्यू आई ऑफ 2n के इक्वल होगी, या फिर इसी सेम यहाँ पर देखिए आई ऑफ 2n+1 प्लस आई ऑफ 1n+1 इज इक्वल टू 2n के बराबर होगी। एमसीक्यू क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आई ऑफ 2n+1 की वैल्यू फाइंड कर लें, ये आई ऑफ 2n हमें दे रखा है ना, तो वहां से हम देखेंगे रिलेशन की हमें क्या मिल रहा है इसमें। आई ऑफ 2n+1 फाइंड कर लो, आई ऑफ 2n दे रखा है ना, प्लीज ट्राई इट। देखिए बेटा सोल्यूशन देखिए इसका, हमें देखिए हमें आई ऑफ 2n दे रखा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया, आई ऑफ 2n माइनस आई ऑफ 2n-1 फाइंड किया। आई ऑफ 2n क्या था, ये दे रखा था, तो आई ऑफ 2n में से अगर हम आई ऑफ 2n-1 घटाएंगे, लिमिट सेम है, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाहर आ जाएगा पूरे से 0 to π/2। अब यहाँ पर देखिए नीचे का डिनोमिनेटर n से फ्री है, तो एलसीएम क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स, यही सेम न्यूमिनेटर मिल गया इन दोनों का माइनस किसका, साइन और साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस वॉट साइन स्क्वायर n-1 एक्स। क्लियर है, मतलब कि आई ऑफ 2n और आई ऑफ 2n-1 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी इससे। क्लियर है। अगला देखिए, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर पहला हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्मूला को आप सही से जानते हैं क्या होता है, साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। लगाइए अप्लाई करिए तो आपको मिलेगा साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी, है ना, इसे लगाएंगे, और साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा ये, है ना। इसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको, प्लीज ट्राई, प्लीज प्लीज कैलकुलेट दिस, है ना, इसे कैलकुलेट करिए। तो हमें मिलेगा 0 to π/2 साइन ऑफ 2n-1 टाइम्स एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, है ना। तो हमें कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर। अगला, तो जब यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास लिखा हुआ है क्या, साइन ऑफ 2n-1 एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, एक साइन गया, बचा क्या, बचा हमारे पास साइन ऑफ 2n-1 एक्स अपॉन साइन ऑफ एक्स। अब देखिए साइन ऑफ 1i, ये क्या दे रखा था, ये क्या दे रखा था, यही सेम वैल्यू। तो सिंपल रिलेशन हमें एक मिला क्या, कि आई ऑफ 2n माइनस आई ऑफ 2n-1, ये किसके बराबर आ गया, आई ऑफ 1n के। वहीं अगर हम इसे इस n को n+1 से रिप्लेस करते हैं, अगर हम इसी में n को n+1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा आई ऑफ 2n+1 माइनस आई ऑफ 2 दिस वन n इज इक्वल टू व्हाट, आई 1 ऑफ n+1, है ना, आई 1 ऑफ n+1 इस फॉर्म में। क्लियर है। तो ये रिलेशन हमें मिल गया, जब चार ऑप्शन चेक किया तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, है ना। ओके बेटा, तो हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।